जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। हमारे पास प्रचंड शक्ति का भंडार है, पर हमें आलस ने जकड़ कर रखा है और हम आलस के गुलाम बनकर रह गए हैं। पर यदि जीवन में आपको सफल होना है तो आलस का त्याग करना होगा और उसे नष्ट कर देना होगा। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन 18 जनवरी 2021 का। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। हर सब्जेक्ट का अपना करंट अफेयर होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बैंकिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स से ही कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स भी उठाए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी काफ़ी बार बताता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स से ही कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स भी उठाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 18 जनवरी का आपका करंट अफेयर। यहाँ पर कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस लेटेस्ट के 3 से 4 दिन पुराने ही हैं करंट अफेयर्स के, और फिर इसके बाद में कुछ न्यूज़ेस रखी गई हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम यहाँ पे किस क्वेश्चंस को हमें किस तरह से हमें ये पहचानना है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ नोमुरा फॉर द फिस्कल 2021। फर्स्ट ऑप्शन है -6.7, -5. सेकंड ऑप्शन -5.5, थर्ड ऑप्शन -10.5, डी ऑप्शन -10। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी दर क्या है? -6.7%, -5.5, -10.5, -10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो नोमुरा ने जो रिपोर्ट अनुमानित जीडीपी इंडिया की बताई है वो उन्होंने बताई है -6.7%, -6.7%। अब ये नोमुरा क्या है, नोमुरा के बारे में जान लेते हैं। जापानी ब्रोकरेज है, जापान की एक क्या ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा, जो 2020-21 में भारत के लिए जीडीपी की पूर्वानुमान को संशोधित किया है, और संशोधित करके अब कितना बताया है? 6.7% के अनुबंध की उम्मीद करता है कि इतना जीडीपी इंडिया का रहेगा, -6.7%। तो नोमुरा क्या है? जापानी ब्रोकरेज है नोमुरा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू वेव एंटरटेनमेंट टैक्स। किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर माफ करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट केरला, नेक्स्ट कर्नाटका। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मनोरंजन कर माफ करने का फैसला किया है? तो बताइए कौन सा राज्य है? केरला। कौन सा राज्य है? केरला। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सही आंसर है आपका केरला। राज्य में फिल्म उद्योग की मदद करने के लिए केरल सरकार ने जनवरी से मार्च 2021 तक सिनेमा घरों के लिए मनोरंजन कर माफ करने का फैसला किया है। मनोरंजन कर माफ करने का फैसला किया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? केरला। केरल राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी अटल टिंकरिंग लैब्स हैज बीन अडॉप्टेड बाय द इसरो फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया गया? 35, 100, 50 या 700? बताइए। 700। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 100 टिंकरिंग लैब्स को अपनाया गया। देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहां पर। इसरो ने 11 जनवरी को चरण फर्स्ट में 45 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया है, और शेष 55 को जल्द ही अपनाया जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आपका? 100। सही आंसर क्या होगा आपका? 100। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who is the author of the book titled Making of a General, a Himalayan Eco?
मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। बैंकिंग का एग्जाम हो, देन एसएससी का हो, एक ना एक बुक ऑथर से क्वेश्चन आ ही जाता है आपका। तो कोई ऐसी बुक होती है जो हमने सुनी, थोड़ा कम सुनी होती है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि क्या ये तो हमने सुना ही नहीं था, फर्स्ट टाइम नाम सुना। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देन सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर है आपका कोनसम हिमालय सिंह। इनकी मेकिंग अ जनरल अ हिमालयन इको नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोनसम हिमालय सिंह। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब मनोज मुकुंद नरवणे आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कौन है। दीपक सिंह घुमन, निर्मल सूरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड से रिलेटेड है, तो आप लोग इनको देखिएगा कि कहाँ पे हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं जितने भी ऑप्शंस हैं ये भी क्या हैं, कहीं ना कहीं से ये लिंकेज है। कोनसम हिमालय सिंह, मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको नामक पुस्तक के लेखक लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी इन विच सिटी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वाशिंगटन डीसी, लॉस वेगास। बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर आपका होगा वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? वाशिंगटन डीसी में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी की स्थिति का हवाला देते हुए राष्ट्रपति जो इलेक्टेड हैं जो बाइडेन के उद्घाटन का उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद NSIC फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ MSME? MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। MSME के डिजिटल परिवर्तन के लिए NSIC ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? MSME के डिजिटल परिवर्तन के लिए NSIC ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस हैं कुछ इस तरह से। पहला ऑप्शन है एयरटेल, सेकंड ऑप्शन जियो, नेक्स्ट है आपका वोडाफोन और आइडिया जो मर्ज हो गए हैं आपके, तो VI लिखा है, उनका सिंबल इसी तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका BSNL। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? देन इसका सही आंसर है एयरटेल। एयरटेल के साथ ये डील साइन हुई है, MOU साइन हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, भारतीय एयरटेल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के डिजिटल परिवर्तन को चलाने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NSIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं MSME का तो फुल फॉर्म बहुत ही नॉर्मल सा है, आप सभी को पता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, लेकिन NSIC का फुल फॉर्म क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं NSIC का फुल फॉर्म क्या है। NSIC का फुल फॉर्म नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, बहुत ही आसान सा है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी नेशनल ऑप्शन आएगा तो आप गेस कर लेंगे। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी बहुत ही हैबिचुअल नहीं है अभी, इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है, देन धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ विच बैंक? RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सुभद्रा ग्रामीण सहकारी बैंक, वंशदाता नगरी सहकारी बैंक, नेक्स्ट है वंशदाता ग्रामीण सहकारी बैंक, नेक्स्ट है सुभद्रा नगरी सहकारी बैंक। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है वंशदाता नगरी सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वंशदाता नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ वंशदाता नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कॉफी टेबल बुक ऑन द पीएम मोदी दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 2021 पीबीडी। 2021 पीबीडी के अवसर पर शुरू की गई पीएम मोदी की कॉफी टेबल बुक का नाम बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है मोदी अ जर्नी, सेकंड ऑप्शन है मोदी जी की यात्रा, थर्ड ऑप्शन है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 एंड लास्ट ऑप्शन है मोदी ने दी चुनौतियों की प्रतिक्रिया। बहुत ही इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं सारे ऑप्शंस ही हमें लगते हैं कि सारे ऑप्शन सही है, कौन सा सही है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी साइकोलॉजी बिठाते हैं। आपने खुद देखा होगा, आप एग्जाम देते होंगे, जब कुछ ऐसा होता होगा या ऐसा क्वेश्चन आता होगा तो आपको लग रहा होगा यार सुना सुना है, बिल्कुल सुना सुना है, क्या टिक करूं, मोदी जी की यात्रा या मोदी इंडिया कॉलिंग। तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं और गेस करके वो फीलिंग ले सकते हैं जो एग्जाम में वो फीलिंग होती है कि आप सोचते हैं भाई क्या कौन सा ऑप्शन टिक करूं, और फिर ऐसे ही टिक करके चले जाते हैं। फिर बाद में आंसर की वगैरह जब आती है तो फिर अगर बहुत ही रिकमेंडेड होते तो फिर आंसर की वगैरह देख के फिर चेक करते हैं तो पता चलता लो गलत हो गया, या अगर एक बार भी सही हो गया ना। ये होता है कि गैम्बलिंग जो भी होती है, गैम्बलिंग यानी कि जुआरी जो होते हैं, अगर एक बार वो जुए में जीत जाते हैं तो फिर उनका जुआ खेलना और बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि अगर एक बार तुक्का सही हो गया, तुक्का गलत होना चाहिए, तुक्का अगर सही हो गया तो फिर तुक्के ज्यादा लगाने लगते हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो तुक्का तुक्के से भी सही नहीं होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस के टाइम, एग्जाम के टाइम सही हो जाए देन वो तो बहुत अच्छा है। बताइए क्या, चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही, सॉरी, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या है, आंसर सी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। ये भी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना। थोड़ा सा जो है मोदी जी की यात्रा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है। मोदी आ जर्नी, ये भी सही लग रहा है, ए ऑप्शन, है ना। अगर मैं होता तो मोदी आ जर्नी, पता नहीं है तो फिर मोदी आ जर्नी कर सकते थे, या फिर मोदी इंडिया कॉलिंग, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो अच्छा लग रहा है। उसके साथ ही ये सही भी है, आपका थर्ड ऑप्शन सही है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, प्रवासी भारतीय दिवस, 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस की पूर्व संध्या पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री टॉप्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रूट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, चीन, सिंगापुर एंड जापान। बताइए यहां पे कैसे गेस करेंगे। ये तो खैर मैक्सिमम शायद पता भी होगा आप लोगों को कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे ये मगर है नहीं, ये है ना। सही ऑप्शन आपका क्या है, जापान। जापान दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है, जापान। अभी पिछले कुछ दिनों से जापान टॉप पर है। किसमें, देख लेते हैं सही आंसर। जापान विच टॉप्ड दिस लिस्ट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स से टॉप पर है। वंस अगेन रिटेन्ड इट्स टॉप स्पॉट इन द मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स इन द वर्ल्ड लिस्ट। जापान जो पिछले 3 वर्षों से इस सूची में शीर्ष पर है, ने विश्व सूची में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में एक बार फिर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। और जैसे कि जापान के बारे में आप जानते ही हैं, वहां के लोग बड़े ही डिसिप्लिन्ड और सब कुछ, वो कुछ भी करना चाहें अगर तो वो अपने आप को मैनेज करके बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, है ना। जैसे हमारे इंडिया में रहता है कहीं भी कुछ भी, है ना, वहां ऐसे कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। ऑफिस में भी बिल्कुल अपनी तरह से मतलब अपने आप को मैनेज करते हैं। वहां डिसिप्लिन सिखाना नहीं पड़ता है, या डिसिप्लिन एज अ प्रेशर नहीं होता है, एज अ नेचर होता है। जो चीज बाय नेचर होती है वो क्या होती हैं, अपने आप होती हैं स्मूथली, है ना। और जो बाय मैनेज होती हैं या बाय प्रोडक्ट होती हैं, बाय नेचर होना चाहिए, बाय नेचर है। जापान में जो डिसिप्लिन है वो बाय नेचर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर क्या होगा, सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई has formed a working group to study digital lending activities to stop the growing frauds in the sector. Who is the head of the committee? आरबीआई ने इस क्षेत्र में बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल ऋण गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन है, समिति का प्रमुख कौन होता है। तो कौन है समिति का प्रमुख, बढ़ती धोखाधड़ी, है ना, बढ़ती धोखाधड़ी, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या आपका एनपीए के केसेस होते हैं
या इस धोखाधड़ी से डिजिटल ऋण गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि डिजिटली बहुत सारे लोन्स अप्रूव्ड होते हैं, देन उन धोखाधड़ियों से बचने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो समिति का प्रमुख कौन होता है? बहुत ही सही क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, सही आंसर है इसका आंसर डी, जयंत कुमार दास। क्या है? जयंत कुमार दास। The Reserve Bank of India had set up a working group to study digital lending activities of the regulated and unregulated players due to the growing instances of frauds in digital lending space. The head of committee is Jayant Kumar Das. भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण देने की जगह में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण विनियमित और अनियमित खिलाड़ियों की डिजिटल उधार गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया। समिति का प्रमुख कौन है? जयंत कुमार दास। ठीक है, जयंत कुमार दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या था? थीम बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पता ही है आपको, बैंकिंग में, LIC में, ठीक है, रेलवेज में, रेलवे वगैरह में, थोड़ा सा रेलवे में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन रहता क्या है, करंट अफेयर सबसे अधिक जो इंटरेस्टिंग लगता है वो किसके लिए लगता है? बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही जल्दी एग्जाम्स हो जाते हैं, 6 महीने में, है ना, 6 महीना लगता है और एग्जाम होने में, और लेटेस्ट का ही करंट अफेयर आता है। यानी कि मोस्टली अगर आपका एग्जाम है तो वैसे देखा जाए अधिकतर रिकमेंडेड करते हैं सभी लोग कि 8 मंथ का हमें करंट अफेयर कवर करना चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अभी जैसे रेलवे NTPC चल रहा है, तो NTPC में होता क्या है कि NTPC का एग्जाम जब हमने फिल किया था, फॉर्म फिल किया था, बच्चे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस कब के आ रहे हैं? जब आपने फॉर्म फिल किया था, पेपर तो तभी से बनेगा, तो करंट अफेयर कब का आएगा? करंट अफेयर 2019 का आएगा। ठीक है, 19 से लेके आधे 20 का भी आएगा, लेकिन 20 में 2020 में 2019 में जब फॉर्म फिल किया था, नोटिफिकेशन आया था, तब से आपका स्टार्ट हो जाता है कि करंट अफेयर वहां से एड ऑन होने लगता है। लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में क्या रहता है, थोड़ा सा स्पीड में होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा करंट अफेयर्स का देखने को मिलता है। मतलब करंट अफेयर्स हम पढ़ते भी हैं और वहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं। रेलवे वगैरह की बात करें तो जब फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया है, तभी से आप लेके चले कि वहीं से करंट अफेयर्स आपका आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, बताइए क्या होगी थीम? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या था? फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है युवा उमंग भारत का, युवा उत्साह नए भारत का, युवा उमंग नए भारत की, युवा उत्सव भारत का। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्साह नए भारत का, 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। हाँ, एक और इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई कौन सा राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है? तो 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का विषय क्या है? युवा उत्सव नए भारत का। अभी बैंकिंग का होगा अगर एग्जाम, तो फिर भैया ये 2021 का पूछेगा, और अगर भैया वो वाला है कौन सा, रेलवे का एग्जाम, तो वहां पे शायद 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय पूछेंगे, पिछले साल का। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि एनवायरमेंट डे की थीम हमें इस बार की पता है और एग्जाम में पूछ रहा है पिछले साल की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है MS रंधावा, सेकंड ऑप्शन RS शर्मा, थर्ड ऑप्शन GH शंकर एंड फोर्थ ऑप्शन TS त्रिमूर्ति। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो नेक्स्ट सही आंसर है आपका RS शर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। आपका सही आंसर है RS शर्मा। केंद्र सरकार ने RS शर्मा को ट्राई के पूर्व प्रमुख भी हैं ये, ट्राई के पूर्व प्रमुख कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति का अध्ययन नियुक्त किया गया है। ट्राई के पूर्व प्रमुख रहे हैं ये। केंद्र सरकार ने RS शर्मा को वैक्सीन के लिए, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड RS शर्मा फॉर्मर ट्राई चीफ एज द चेयरपर्सन ऑफ एम्पावर्ड कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। जो भी कोविड-19 वैक्सीन रहेगी उसके प्रशासन के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? RS शर्मा। तो भैया कोविड से हो गया, कोविड से करंट अफेयर आएगा, ये आएगा तो कोविड से करंट अफेयर आया था, कोविड से करंट अफेयर आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप द पिपली एज अ टूरिस्ट? किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है?
किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? बढ़ते हैं आंसर की तरफ। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में पिपली को विश्व स्तर के पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो सही आंसर क्या है आपका यहां पर? हरियाणा। सही आंसर क्या है? हरियाणा, डी ऑप्शन, हरियाणा। गिविंग अ बूस्ट टू टूरिज्म in the state, the Haryana government has decided to develop Pipli in Kurukshetra as a world class tourist hub. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री 2 GB डेटा पर डे टू स्टूडेंट? किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डेटा मुफ्त देने की घोषणा की है? कर्नाटका, तमिलनाडु, असम या फिर केरल? बताइए कौन सा राज्य? बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। सही आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने छात्रों को प्रतिदिन 2 GB डेटा मुफ्त देने की घोषणा की है। इन ऑर्डर टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव free data card with usage capacity of 2 GB per day between January to April 2021। छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए सक्षम करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने जनवरी से अप्रैल 2021 के बीच प्रतिदिन 2 GB की क्षमता के साथ मुफ्त डेटा कार्ड देने का फैसला किया है। नेक्स्ट, इसके साथ ही यहां से हमारे जो करंट अफेयर के MCQs थे वो खत्म होते हैं, MCQ फिनिश होते हैं। देन बढ़ते हैं हम न्यूज़ेस की ओर। फर्स्ट न्यूज है आपकी गुजरात से आ रही है। गुजरात गवर्नमेंट announces new state tourism policy 2021। गुजरात गवर्नमेंट announces new state tourism policy 2021। Gujarat Chief Minister Vijay Rupani announced the new tourism policy of the state with the objective of establishing Gujarat as the global choice tourism, a role model for global development. This policy will remain in force till 31st March 2025। This policy will also promote ease of doing business in tourism sector। अब इतना सब लिखा हुआ है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट? देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट केवल ये होगा कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा एग्जाम में कि नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने, गुजरात सरकार ने। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? विजय रूपानी। पता है आप सभी को। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? गुजरात। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रेज होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बोला गया? देखिए ग्लोबल चॉइस फॉर टूरिज्म। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी वैश्विक विकास के रोल मॉडल बने गुजरात को पर्यटन के लिए वैश्विक पसंद के तौर पर विश्व पर्यटन के मानचित्र में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य के साथ नई पर्यटन नीति की घोषित की है। यह नीति और एक तरह से और क्वेश्चन बन सकता है कि लिखा हुआ 31 मार्च 2025 तक लागू होगी, यानी कि भैया लागू होने की कब तक लागू होगी, कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2025 तक। यह नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत ही सुना होगा आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कारोबारियों की सुगमता को बढ़ावा देगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस को डू करना क्या हो जाए? ईज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए नई पर्यटन नीति लेकर आया है कौन? गुजरात सरकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट आपकी खबर आ रही है इंग्लैंड से। इंग्लैंड्स ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर डॉन स्मिथ डाइज। अब देखिए ये जो ऑबिचरी की न्यूज होती है आप सभी को पता है, ऑबिचरी की न्यूज से क्या पूछा जाएगा भैया? ये पूछा जाएगा कितने साल के थे? नहीं। किस दिन मरे? ये पूछा जाएगा? नहीं। ये जो गए हैं, ये जो पर्सन है, ये पर्सन किससे बिलोंग करते हैं? क्या थे ये? ठीक है, तो ये क्या थे? क्रिकेटर थे। अब क्रिकेटर थे देन ऐसा पूछा जाएगा अभी हाल ही में क्रिकेटर का निधन हुआ है, वो क्रिकेटर किस देश से बिलोंग करता है? इंग्लैंड से। ठीक है, इतना ही यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है। देन अगर इंडिया के साथ उनका कोई रिलेशन है, कोच वगैरह रहे हैं या कुछ ऐसा है या कोई स्पेशल इवेंट है, तो फिर पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन भी। तो देखिए सीधा सा है, केवल इतना हमें ध्यान रखना है कि इंग्लैंड के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर डॉन स्मिथ का निधन हुआ है, 97 ईयर्स। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर नहीं पूछा जाता कभी भी। हमेशा क्वेश्चन होता है कि डॉन स्मिथ भाई जो भी ऑबिचरी होती है किस फील्ड से हैं, किससे रिलेटेड हैं, और क्या क्या अगर इनको कोई अवार्ड्स मिले हैं तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अपनी टीम की तरफ से 3 टेस्ट मैच खेले। इन्होंने अपना डेब्यू क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स मैदान पर वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ खेला था, लिख दिया है अगर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद वे श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच भी रहे। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि श्रीलंका टीम के कोच रहे हैं। लेकिन बस सीधा सा क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पे कि डॉन स्मिथ का भाई डेथ हुई है अभी, क्रिकेटर है ये और किस देश से बिलोंग करते हैं। या फिर ये पूछ देगा डॉन स्मिथ कौन थे भैया, क्रिकेटर थे, क्या थे,
किस खेल से संबंधित हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज बोल रही है ओके, इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट सिंस इंडिपेंडेंस द यूनियन बजट 2021-22 विल बिकम पेपरलेस ड्यू टू द कोविड-19 एपिडेमिक। आजादी के बाद से एक ऐतिहासिक पहले में ऐतिहासिक फर्स्ट टाइम केंद्रीय बजट 2021-22 कोविड-19 महामारी के कारण कैसा हो जाएगा, कागज रहित हो जाएगा, पेपरलेस आएगा। सॉफ्ट कॉपी मिलेगी भैया, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। कैसी कॉपी मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। पहली बार हो रहा है आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत में। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बन जाएगा कि भैया क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पास किया गया। तो यूनियन बजट 2021-22 इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज के 2 साल बाद आपको कहां एसएससी में देखने को मिलेगा, रेलवे में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ईयर तो ध्यान रहेगा भाई, कोविड तो कोई नहीं भूल सकता, तो फिर ये क्वेश्चन भी कोई नहीं भूल सकता है ना, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। वैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप आंख बंद करके भी सही कराएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड कब आया है ना, और कोविड कब आया तो बजट कब पेपरलेस आएगा, है ना। बहुत ही नॉर्मल सा है एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या बोल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लॉन्च्ड। The Pradhan Kaushal Vikas Yojana 3.0 was launched by the government on January 15, 2021. 15 जनवरी को ये लॉन्च की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 in a total of 600 districts of the country. The government has allocated 948.90 करोड़, यानी कि ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। 948.90 करोड़ कितने रुपए का इंप्लीमेंटेशन हुआ है इस स्कीम में और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च की गई है। सीधा सा क्वेश्चन यही बनेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को 600 जिलों में लॉन्च किया गया। इसके लिए कितना बजट, योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं, तो ये आवंटन एक इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया ये ध्यान रखना है। तो 600 जिलों की बात हो रही है। डेट क्या है, ये 3 फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। डेट है 15 जनवरी 2021 और जिले हैं 600 और आपका जो है क्या बजट है, बजट कितना है 948.90 करोड़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है मॉस्को से। मॉस्को इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द TomTom ट्रैफिक इंडेक्स। मॉस्को वाज द मोस्ट क्राउडेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2021। 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना। और अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे ये बन जाता है कि भाई रिपोर्ट जो ये आई है, ये रिपोर्ट किसने दी, किसने पेश की। तो TomTom ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक TomTom ट्रैफिक इंडेक्स ने ये रिपोर्ट निकाल कर लेकर आया है, जिसने बताया कि मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। तो बस इतना सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि TomTom ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई रही, यानी कि पहले नंबर पर कौन है मॉस्को, दूसरे नंबर पर कौन है आर्थिक राजधानी मुंबई, मुंबई नगरिया। नेक्स्ट TomTom ट्रैफिक इंडेक्स ने 57 देशों में 416 शहरों का यह अध्ययन किया है। इसके अलावा शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय शहर भी हैं भैया, 2 अन्य शहर भी हैं भारतीय। पहली बात तो मुंबई जो शहर है वो दूसरे नंबर पर है भीड़ भाड़ वाले इलाकों, भीड़ भाड़ वाला शहर पूरी दुनिया में। और इसके बाद में इसके अलावा शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय शहर हैं, एक है आपका बेंगलुरु और दूसरा है नई दिल्ली। ये किस नंबर पे आते हैं, तो बेंगलुरु आपका आता है 6ठे नंबर पे क्रमशः कॉन्जिक्यूटली, 6ठे नंबर पे बेंगलुरु आता है और नई दिल्ली आता है 8वें नंबर पे। और इतना ही नहीं, लिस्ट में पुणे भी है भैया, महाराष्ट्र से पुणे भी है, महाराष्ट्र से मुंबई भी हो गया, महाराष्ट्र से पुणे भी हो गया। पुणे किस नंबर पे है 16वें नंबर पर पुणे है। और टॉप 10 में कितने सिटीज हो गए अपने, 3 सिटीज हो गए। पहला हो गया मुंबई जो कि दूसरे नंबर पे है, बेंगलुरु हो गया किस पे 6ठे नंबर पे है, नई दिल्ली हो गया किस पे 8वें नंबर पे। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसने पेश की है, तो TomTom ट्रैफिक इंडेक्स ने ये रिपोर्ट जारी की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या बोल रही है, MOU से न्यूज आ रही है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एंड जापान साइन MOU टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ICT। भारत और जापान ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने 15 जनवरी 2021 को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस हमारा समझौता हो रहा है भारत और जापान के बीच, किसमें हो रहा है,
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहा है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं उनका भी नाम पता होना चाहिए। तो कौन है? रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामलों के जापानी मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं, और संचार टकीडा रोएटा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका आदान प्रदान किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जो एमओयू है ये साइन हुआ है भारत और जापान का। तो सीधा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा एमओयू साइन जब होते हैं तो नंबर्स पूछे जाते हैं कि भाई भारत और जापान के बीच कितने एमओयू साइन हुए हैं। यहाँ पर केवल एक ही एमओयू साइन हुआ है, तो बस ये पूछा जा सकता है कि भारत और जापान के बीच अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, किस पर हुआ है, किस फील्ड में हुआ है, किस क्षेत्र से रिलेटेड हुआ है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में ये आपका जो डील हुई है, एमओयू हुआ है, साइन हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल एट नागी बर्ड सैंक्चुरीज इन बिहार स्टार्टिंग 15 जनवरी। 15 जनवरी से शुरू होने वाले बिहार के नागी पक्षी अभयारण्यों में पहला पक्षी उत्सव। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहला पक्षी उत्सव है, और ये पहला पक्षी उत्सव 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। कहां शुरू हुआ है? बिहार में हुआ है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए अंदर इसके पढ़ लेते हैं। बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव 15 जनवरी से जमुई जिले में विश्व प्रसिद्ध नागी नकटी पक्षी अभयारण्यों में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के विशेषज्ञों और पक्षी प्रेमियों के आने की उम्मीद है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य पक्षियों और उनके निवास स्थान आर्द्र भूमि के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बहुत ही अच्छी पहल है। इस तरह से हमें भी आप समझ सकते हैं नेचर के साथ क्या हो रहा है और नेचर को हम क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी भागती दौड़ती जिंदगी में हम ये अगर नहीं सोचते हैं तो ये हमारी कमी है। हमें सोचना चाहिए अपने नेचर के प्रति, और अगर हम नेचर से आज तक ले ही रहे हैं, दिया कुछ नहीं है। नेचर, अब समय आ गया है कि नेचर को हमें देना चाहिए, या नेचर अब चुन चुन के बदला लेगा। ठीक है ना, तो जितना भी कर सकते हैं प्लीज़ नेचर के लिए ध्यान दें। कुछ भी छोटे से छोटा, हमेशा से मैं कहता हूँ, जो भी कर सकते हैं आप वो करें, और ज़रूर करें। ऐसा नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप बीमार होते हैं, आपको दुख होता है, आपका पर्यावरण है ये दूषित होगा तो दुखी कौन होगा? आप नहीं होते हो दुखी तो जबरदस्ती कराएगा, है ना। तो इस वजह से क्यों हम जबरदस्ती वाला काम करें, पहले से ही ना समझ लें, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द 2-day प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया International Summit is being organized in New Delhi on January 15 to 16, 2021. Members of BIMSTEC ने पार्टिसिपेट किया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन country is participated in the inaugural event. The summit is being organized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. The summit was inaugurated by Commerce and Industry Minister पीयूष गोयल। देखिए, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि 15 से 16 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन देशों के सदस्यों ने भाग लिया है। अब बिम्स्टेक जो भी देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, इनका क्या क्या पूछता है? ज़्यादातर रहता है कि हेड ऑफिस पूछ लिया, भाई हेड ऑफिस पूछ लिया। अब हेड ऑफिस के बाद में पूछता क्या है? अब ये पूछता है समिट कहाँ हुई, कैसे हुई, ये पूछता है। या फिर पूछता है कितने मेंबर हैं। तो बिम्स्टेक आया है तो बिम्स्टेक का पूरा डेटा आप निकाल के इसको क्या करेंगे, होमवर्क है आपका, इसको कंप्लीट करिएगा और कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करिएगा। ठीक है, तो शिखर सम्मेलन उद्योग में आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वाणिज्य, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया कि भाई उद्घाटन किसने किया, इनॉग्रेशन किसने किया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया। कभी कभी धोखा भी हो जाता है, ठीक है, किसी फील्ड का होता है, कोई दूसरे मिनिस्टर आके इनॉग्रेशन कर देते हैं। हमें लगता है कि जिस फील्ड से रिलेटेड या जिससे रिलेटेड वो चीज़ हो रही है उसी के जो मिनिस्टर आएंगे वही उद्घाटन करेंगे या वही इनॉग्रेशन करेंगे उसका, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है, गुगली भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसका जो है इनॉग्रेशन किया है। इसका नाम क्या है? प्रारंभ नाम है, प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है। कब हुई है? 15 से 16 जनवरी के बीच हुई है। बिम्स्टेक ने जिसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है,
तो यहीं तक था आज का सेशन, यहीं तक न्यूज़ थी आज की। आज का सेशन अब हम अपना यहीं पे फिनिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन जैसा कि मैं हरदम कहता हूँ, द एनवायरनमेंट इन डेंजर। एनवायरनमेंट किस सिचुएशन में चल रहा है? डेंजर में। और ये किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी। एनवायरनमेंट किसका? हमारा। पर्यावरण किसका? हमारा। देख रेख कौन करेगा? हम। गो ग्रीन प्लीज, चूज वन फॉर आवर फ्यूचर। देखिए फ्यूचर, अर्थ का क्या हाल हो रखा है, ठीक है, हम जिम्मेदार हैं इसके। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी चीज़ को जब हम, ये ज़बरदस्ती नहीं ली जाती और ना ज़बरदस्ती किसी को दी जाती, अपने आप आती, ठीक है। देखिए कितना अच्छा सा फोटो है ये। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एनर्जेटिक मिरर 2.0। देन बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेशन को आपने सुना। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो कहने की बात नहीं है, लाइक करेंगे। आपका एक लाइक मुझे क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, एनर्जाइज करेगा, और उस एनर्जी के साथ मैं और अच्छे से काम करूंगा, है ना, और भी अच्छा कंटेंट लाऊंगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं वो आपको सारी मिलेंगी। जैसे कि बताया, एग्जाम फ्रेंडली, प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो डिस्कस होंगे। देन शाम को जुड़ना मत भूलिएगा, शाम को एक वीडियो डाला जाएगा न्यूज़ मिरर के नाम से। वहां पर टॉप 10 न्यूज़ के तरीके से जो पूरे दिन की टॉप मोस्ट न्यूज़ रही हैं वो वहां पर डिस्कस होंगी। ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन।